हाँ, स्टार्ट करें। हम्म। ओके। लाइट बंद करना पड़ेगा। नमस्कार। राम राम। मेरी आवाज़ आ रही है तो कोई अगर मुझे एक मैसेज करके बता दे कि आवाज़ आ रही है। कृपया आवाज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ बताइए मुझे कि आवाज़ आ रही है। नमस्ते महेश चौहान। नमस्कार कंडारी जी। राम राम। नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा बहनवाल, मुंबई महाराष्ट्र से। 17/7/2020 आज शाम को 5:30 बजे हम सब महाराष्ट्र के मेहतर वाल्मीकि भंगी समाज के जाति प्रमाण पत्र की समस्या और समाधान इस विषय पे बात करने वाले हैं। कुछ पार्श्वभूमि आप लोगों के सामने। एक हाल ही के 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। 13 जुलाई 2020, 13 तारीख को अभी की जो गई है, लखनऊ से बहन जी का बयान आया, सरकार ऐसा कोई काम न करे जिससे ब्राह्मण समाज भयभीत न हो। और 14 तारीख को, 14 जुलाई 2020 को तुरंत ही दूसरे दिन भोपाल से प्रकाश आंबेडकर जी का बयान आता है, लोकसभा और विधानसभा सीटों का आरक्षण खत्म करें। कांग्रेस या भाजपा ये हिम्मत नहीं करेंगी, लेकिन हम चुनकर आते हैं तो करेंगे। राजकीय आरक्षण खत्म करने की बात मांग चुनावी मुद्दा प्रकाश आंबेडकर बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, दलितों के मसीहा जो दशकों से दलितों के वोटों के ऊपर अपना राजकीय दल चला रहे हैं, अपनी राजकीय रोटी सेक रहे हैं, सत्ता भोग रहे हैं, वो 2 दलितों के मसीहा आज कह रहे हैं क्या राजकीय आरक्षण की मांग कर रहे हैं खत्म करने के लिए चुनावी मुद्दा। वंचित वाल्मीकियों के लिए कोई साजिश तो नहीं, इसका मुझे आभास हो रहा है, क्योंकि देश में आई हुई भारतीय सरकार स्वतंत्रता के बाद में भारत जम्मू के 2.5 लाख वाल्मीकि को संवैधानिक तौर पे आरक्षण का लाभ मिले ये तरतूद की है, 370 और 25A हटाकर। आज अगर पूरे देश में प्रकाश आंबेडकर इस तरीके से अगर बात कर रहे हैं, राजकीय आरक्षण मतलब सत्ता में भागीदारी खत्म करने की अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं उन्हें इस बात का डर तो नहीं सता रहा है कि आरक्षण के ऊपर अब देश में जो 11.5 करोड़ वाल्मीकिस है, इन्हें राजकीय सत्ता में सहभाग
राजकीय आरक्षण के थ्रू ज़रूर मिलेगा और इनका भी कुछ भला हो जाएगा। देश में आई भारतीय सरकार ने जो आज तक के अब तक के जो पिछले 6 साल में कदम उठाए हैं, ये तो सभी के सामने खुली एक बात रही है कि सरकार सभी को मानव अधिकार देकर संवैधानिक तौर के भी लाभ मिले और इस तरीके से काम कर रही है, बराबरी का दर्जा देने के लिए काम कर रही है। और हमारे लिए, वाल्मीकि लोगों के लिए, ये युग परिवर्तन की शुरुआत है। इसीलिए भारतीय सरकार के ऊपर बैठे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्हें हम आज युग प्रवर्तक कहने के ऊपर बहुत गर्व। तो देश के अंदर जो 11.5 करोड़ वाल्मीकिस है, उनको सत्ता में भागीदारी ना मिल जाए, इसीलिए ये मांग, ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। इसका मूल कहाँ पर है? जाति का प्रमाण पत्र। आज अगर का प्रमाण पत्र है तो ही हम शिक्षा ले सकेंगे, तो ही हम बड़े पदों के ऊपर बैठ सकेंगे। जाति का प्रमाण पत्र है तो ही राजकीय आरक्षण मतलब सत्ता में सहभागी हो सकेंगे। महाराष्ट्र का जो जाति का प्रमाण पत्र का मुद्दा के ऊपर बात करने के लिए मैं हमारे साथ में महाराष्ट्र के एक युवा नेतृत्व जो बहुत ज़्यादा प्रशासकीय नॉलेज है और इन सब बातों में हमारे साथ में, मेरे साथ में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं। उनके जितने भी समस्याएं हैं, वो समस्या के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से मुझसे सवाल भी पूछे हैं। वो सवाल भी मैं लास्ट में, आखिरी में लूँगी। तो नागेश जी कंडारे, इनको मैं हमारे साथ में लाइव चर्चा में सहभागी होने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। भारत देश में संविधान के अंतर्गत 340 अंतर्गत 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति जी के साइन आदेश से अनुसूचित जाति की यादी की महत्ता, हम 12वें स्थान पे हैं। नागेश जी कंडारे हमारे साथ में जुड़े हैं महाराष्ट्र, उनका मैं स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र की सरकार में देश के संविधान 341 के अंतर्गत महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति की यादी जारी की गई। उस सूची में हम 12वें स्थान के ऊपर हैं। पिछले मेरे सेशन में मैंने आपको सबको ये चीज बताई भी थी, क्या हम 12वें स्थान पे है तो क्या क्या नाम से उपजातियां हमारी है। भंगी, मेहतर, ओलखाना, रूखी, मलखाना, हलाल खोर, लाल बेटी, वाल्मीकि, करोर, हाड़मल्ली और हेला। अब ये सारी जातियां उपजातियां करके आई है। जाति का प्रमाण पत्र मिलने के लिए हम लोगों को जात प्रमाण पत्र कहाँ आवश्यक है, हमारे अपनों को ये बनाने की क्या दिक्कत आती है और 1950 के पहले के सबूत क्यों मांगे जाते हैं, इस बात पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नागेश जी कंडारे। मैं नागेश जी कंडारे जी से विनंती करूंगी कि सबसे पहले शुरुआत करते समय इस चीज का आप खुलासा कीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लाइव में मुझे शामिल किया। और हमारा जो वाल्मीकि मेहतर समाज है, जो आपने बताया महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के 12 नंबर पर आता है और
अनुसूचित जाति में टोटल जो प्रवर्ग है, एकूण प्रवर्ग है वो 59 प्रवर्ग है, जिसमें से हमारी जो जाति है वाल्मीकि, मेहतर, रुखी, ओलगाना, झाड़गल्ली, कोरार, लालबेगी, ऐसे अनेक विभिन्न नामों से ये भंगी शब्द के जो उपजातियां है इसको जाना जाता है। और अभी आपने मुझे सवाल किया कि जाति का जो दाखला है ये इसकी मांग क्यों की जाती है। तो जाति का जो दाखला है, हम जिस राज्य में रह रहे हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र से बिलोंग है, महाराष्ट्र से रहते हैं। मैडम आप थोड़ा सा आपका कैमरा सेट करिए, आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है? तो हाँ अभी ठीक है, तो और थोड़ा करिए, और थोड़ा करिए। अच्छा ओके। तो जाति का जो दाखला है ये बेसिकली हमें शिक्षण और रोजगार इन दो कारणों के लिए लगता है। अब जब शिक्षण हम लेते हैं तो शिक्षण लेते वक्त हम जब उच्च शिक्षण लेते हैं तो राखीव जगहों के ऊपर, राखीव सीट्स के ऊपर हमें कॉलेज के अंदर अलग अलग इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड और ऐसे बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां पर हमें जाति का दाखिला मिलता है, या हम कैटेगरी के अंदर उच्च शिक्षण के जय लिए, भीम उच्च शिक्षण के लिए भी काम आता है की आवश्यकता पड़ती है। और बाद में जब हम नौकरी के अंदर लगते हैं दोस्तों, शिक्षण के अंदर आपको कैटेगरी की जगह के ऊपर आने के लिए, और वो कैटेगरी की जगह के आने के बाद आपको उस जगह के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। आप अगर आरक्षित जगहों के ऊपर आते हो या आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अनुसूचित जाति की जो भारत सरकार शिष्यवृत्ति है वो शिष्यवृत्ति आपको मिलती है। परदेश जाने तो परदेश शिष्यवृत्ति भी मिलती है। महाराष्ट्र सर पहले 50 की संख्या थी, अभी 2016 के अंदर जो सरकार थी उस सरकार ने वो आंकड़ा 100 पे कर दिया। मतलब जा रहे थे जाति के दाखिले के आधार पर अनुसूचित जाति, वो अब 100 लोग जा रहे हैं। मतलब जाति हो रहा है शिक्षण के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, उच्च शिक्षण के लिए, और फिर उसके बाद जब हम शिक्षण लेकर नौकरियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों के ऊपर, फिर वो छोटी अगर सफाई कामगार की भी नौकरी होंगी तो वहां से लेकर तो IAS, IPS, IFS की जो नौकरी है वो लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए हमें जाति के दाखिले की आवश्यकता है। मैडम आपका चेहरा ठीक करिए, आपका शायद नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क ओके। और आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, आएगा, नेटवर्क आएगा। अच्छा बात अच्छा अच्छा इशू है। ओके ओके। हाँ, तो में उच्च शिक्षा के लिए चाहिए होता है, वर्ग 3 के ऊपर जब हमको पदोन्नति मिलती है पागे कमेटी के हिसाब से महाराष्ट्र में, उसलिए जात सर्टिफिकेट और वैलिडिटी की जरूरत पड़ती है। 1950 के पहले के जो सबूत मांगे जाते हैं वो क्यों मांगे जाते हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मैडम। अभी हमारे ही बीच में जितेंद्र डेंगिया भी यहाँ पर नासिक से कनेक्ट है, उनका भी ये सवाल था मुझे काफी दिनों से, और आज जब आपके लाइव का जब नोटिफिकेशन आया उस पर भी इन्होंने ही उस सवाल को उठाया था। तो ये जो 1950 का जो पुरावा मांगा जाता है, ये सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि ये क्यों मांगा जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य की जो अनुसूचित जाति की जो यादी है, ये भारत सरकार ने 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति जी के आदेश से निर्गमित की थी। मतलब हर राज्य की यादी, उन जातियों की यादी बनाना ये केंद्र सरकार का काम है बनाना, लेकिन वो यादी जो रहती है वो राष्ट्रपति जी के अधिकार से, जो भारत सरकार को भारत के संविधान के 341वें कलम से जो अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकार से ये जो यादी है वो यादी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति जी के आदेश से उसको प्रसिद्ध की हुई है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर जाति का दाखला अगर अनुसूचित जाति का आपको बनाना है तो अनुसूचित जाति के लिए 10 अगस्त 1950 से पहले आप महाराष्ट्र के रहिवासी है ऐसा आपको पुरावा देना पड़ता है। और वो मान्य 10 अगस्त 1950 ये जाति के दाखिले के लिए और वैधता के लिए मान्य दिनांक माना गया है। मतलब ये दिनांक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है क्या, ये 10 अगस्त 1950 को आप महाराष्ट्र के रहवासी है और वो आप उस जाति के हो, इसका मान्य दिनांक है। ये मान्य दिनांक होने की वजह से आपको इसका पुरावा देना पड़ता है। अच्छा।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1950 के पहले जो महाराष्ट्र में रहते थे ऑलरेडी, हम्म तो हम्म हम्म हम्म। वो सब लोगों के पास में भी ये पुरावा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र अच्छा। में 1900 में जब जलगांव के कंडारे जी आए थे, तब वो हम्म तो यहाँ रहते हैं और वो सभी पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। लेकिन हम्म 1950 के बाद में जो लोग आए थे, उन्हें पुरावे की जरूरत पड़ रही है। बार बार उन्हें पूछा जाता है कि आप पुरावा, तो ये अट क्यों डाली गई? आर्टिकल 341 के हिसाब से तो वो हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों जब अलग अलग हुए, सौराष्ट्र अलग हुआ, और जो स्थलांतरित लोग हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? ठीक है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि जब तक हम बेसिक जान नहीं लेंगे, हम हमारी समस्या का जो बेसिक है वो अगर जान लेते तो उस पर हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आपने ये जो दो सवाल पूछे और ये तीसरा जो सवाल पूछा, ये हमारे मूल से जुड़ा हुआ सवाल है। तो बेसिकली जो महाराष्ट्र राज्य है, ये 1 मई 1960 को स्थापन हुआ है, मतलब ये हुआ है। इससे पहले ये मुंबई प्रांत था, जिसको आप सौराष्ट्र, ये मुंबई प्रांत था। और इस कर्नाटक और गुजरात, ये 3 राज्यों का भाग था। इन 3 राज्यों का बनकर ये मुंबई प्रांत बना हुआ था। और जब 1 मई 1960 को ये तीनों राज्य अलग अलग हो गए, तीनों राज्यों की पूर्ण निर्मित हुई। कर्नाटक की भी पूर्ण निर्मित हुई, गुजरात की भी हुई और महाराष्ट्र की भी पूर्ण निर्मित हुई। लेकिन जो मुंबई प्रांत जब था, और मुंबई प्रांत का जो भाग, सुनिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुंबई प्रांत का जो भाग महाराष्ट्र में है, उनको जाति का दाखला महाराष्ट्र सरकार देंगी। जो भाग गुजरात सरकार में चला गया, मुंबई प्रांत का भाग, वो गुजरात सरकार देगी। और जो पार्ट कर्नाटक में चला गया, वो कर्नाटक सरकार। ऐसा इसके अंदर प्रावधान है। और उस प्रावधान के तहत अगर आप 1 मई 1950 से पहले भी महाराष्ट्र के, मतलब मुंबई प्रांत के रहवासी थे, और वो भाग आज महाराष्ट्र के अंदर है, तो आपको जाति का दाखला देने की जिम्मेदारी है महाराष्ट्र सरकार की है। और अगर आप मुंबई प्रांत में हो और आप गुजरात के थे, तो उसकी जिम्मेदारी आप कर्नाटक या फिर गुजरात सरकार की है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार उसको प्रमाण पत्र नहीं देगी। लेकिन जो स्थलांतरित का जो विषय आपने इसमें रखा है, तो मैं मानता हूं, क्या हमारा जो वाल्मीकि जो समाज है, इसमें से जो राजस्थान से जो आया हुआ, तो मेहतर समाज जब राजस्थान से आया, ये 1800 के आखिरी दशकों में आया, 1900 के शुरुआत में आया। कुछ 1800 में आए, अंतिम दशक में आए, और कुछ 1900 के शुरुआत में आए। तो ये जो लोग थे, इनका बेसिकली आने का यहाँ पर कारण ये था, ये कोई शिक्षण के लिए आए नहीं थे, ये लोग आए थे रोजगार के लिए। और हमारा रोजगार क्या था? हमारे समाज का जो मूल व्यवसाय है, जो रोजगार है, वो महिला काम है, जो आज बंद हो चुका है। लेकिन स्वच्छता काम, महिला काम जो था, ये बेसिकली ये हमारा ही समाज कर रहा था। पर अंग्रेजों को उनकी जो छावनियां थी महाराष्ट्र के अंदर, उनको वहां पर सफाई करने के लिए, गांवों की सफाई करने के लिए, महिला की सफाई करने के लिए जब लोगों की आवश्यकता पड़ी, तो महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग थे, वो ये काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने वहां से लोगों को बुलाया, यहाँ मिल रहा है, इसके लिए आ गए। जैसा कि राजस्थान से लोग आए, उसके बाद कुछ लोग हमारे गुजरात से आए, कुछ लोग हमारे दिल्ली साइड से आए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से आए, कुछ हरियाणा से आए, झारखंड से आए। ऐसे बहुत अलग अलग प्रांतों से लोग हमारे आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए, अलग अलग प्रांतों के लोग आकर यहाँ बसे। लेकिन किसी का होंगे, मतलब आज जो लोग रह रहे होंगे, वो कब आए, ये संशोधन का विषय है। लेकिन जब बना महाराष्ट्र की जो अनुसूचित जाति, अगस्त 1950, ये दिनांक से पहले या उस दिनांक तक अगर उनके पूर्वज, आजोबा, पंजोबा, जो भी उनके अगर महाराष्ट्र में आ चुके हैं, उस टाइम का मुंबई प्रांत भी होगा, तो भी उनको महाराष्ट्र का रहवासी। और जो लोग जो स्थलांतरित होके आए 1950 के बाद, तो उनको ये पुरावा देना पड़ता है, उनके पास पुरावे की दिक्कत हो रही है। पास जो प्रावधान है, हमें यहाँ पर सरकार ने, कुछ अंग्रेज सरकार ने लाया, कुछ बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने हमको बुलाया, कुछ हमारे ही रिश्तेदारों ने हमको बुलाया, रोजगार यहाँ पर खुला था इसके लिए। तो हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ये सरकार के अंदर इतर जाति नहीं करती, ऐसा काम हम कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी को 1 लाख रुपए दोगे और बोलोगे क्या खुद का मैला खुद के सर पे लेकर 10 मिनट के लिए चलो तुम, तो कोई नहीं चलेगा। लेकिन वही काम दूसरों के, जनता के मलमूत्र को ढोने का काम हमारे समाज ने किया है। तो इसको ये प्रावधान मिलना चाहिए, क्या इनको ये जो 1950 की अट लगी हुई है पुरावा देने की, भले 1950 के बाद भी आए हो, तो भी
सभी दर्शकों से और मेरे महाराष्ट्र के समाज में ऐसा कुछ नहीं था, काम कर रहे थे तो वो महिला ढोने का काम था, का तो अभाव था ही। गिने चुने 100 में से सिर्फ 1 2 3 लोग बहुत संघर्ष करके पढ़, लेखा जोखा वहां सरकार में नहीं था। भले स्वतंत्रता के पहले अंग्रेज थे तो लेखा जोखा नहीं था, लेकिन अगर 1950 के पहले कुछ लोग आए, अभी मेरे पास में कुछ इस स्ट्राइक में पिछले 5-6 साल आए थे कि 1950 के पहले भी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारी सर्विस बुक में, मतलब अंग्रेजों के जमाने में भी जो सर्विस बुक उनकी बनाई जाती थी उसमें लिखा हुआ रहता था, तो वो नाम सीधा ऐसे ही लिखा रहता था, बाबू भंगी, महेश भंगी, इस टाइप में नाम लिखे रहते, मतलब उनका सरनेम नहीं बिल्कुल होता था बिल्कुल और वो जात से उनको, सावधान में। तो वो जो सर्विस बुक का पुरावा था वो भी यहाँ पर नहीं माना जा रहा था। उसके लिए भी एक अलग तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। जब से हमें ये समस्या सताने लगी, बताने लगे, लोग हमारे पास में आने लगे सामाजिक कार्यकर्ता करके कि इस चीज को हमें सॉल्व करके दीजिए। हमारे थाना जिला में 2 भाई बहन इंजीनियरिंग को थे, 2012-13 की बात है। उनके दादाजी यहाँ पे ऑर्डनेंस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, तो वहां पर उनके यहाँ पे जो विभागीय चौकसी जहाँ लगती है, वैलिडिटी चाहिए, उच्च उच्च शिक्षण के ऊपर है दोनों भाई बहन, उनको तगादा किया जा रहा था कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन वैलिडिटी नहीं है, तो आपको फीस भरना पड़ेगी। और फिर उनके पिताजी मेरे पास में आए। मैंने जब विभागीय कोकण के अंदर बेलापुर में, विभागीय कोकण विभाग में बेलापुर में जाकर ये बात की चौकसी की, उनका जो जात पड़तालनी कमेटी बैठती है, उनका कहना था कि आप लोग यहाँ पर काम कर रहे थे लेकिन आपका जन्म वहां होना चाहिए। तो फिर वो चीज को भी सॉल्व इसलिए किया, क्या उनका कुछ डिमांड होती है, ये हम लोगों के अनपढ़ जो अशिक्षित लोग हैं हमारे, उन लोगों को इस टाइप में घुमाने लगे कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप यहाँ काम कर रहे थे लेकिन आपका जन्म कहीं और हुआ था इसलिए आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, ले देकर अच्छा। वो मामला निपटाने की इस टाइप में कोशिश रहती थी। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या? हमारा अगर सर्विस बुक है उसमें नोंद है 1950 के पहले की। अच्छा, इसके बिल्कुल। बाद में ऐसा हुआ है, इसके बाद में ऐसा हुआ है क्या, कुछ लोग आई थिंक कोर्ट में गए थे 1960 के पहले का पुरावा, तो उस चीज के ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा कंडारी जी, क्या 1960 के पहले हाँ। के लोगों के लिए ये ग्राह्य किया गया है? हम्म। इस बारे में भी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो जाति के वैधता या जाति दाखला के लिए जो सेवा पुस्तक की नोंद ग्राह्य नहीं पकड़ रहे थे, जो उसको नहीं पकड़ रहे थे, ये जो बात है, ये इसके बारे में जानकारी देता हूँ। जब हम जाति का दाखला या जात वैधता प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट होती है उसके अंदर प्राथमिक डॉक्यूमेंट और द्वितीयम डॉक्यूमेंट ऐसे उसमें प्रकार होते हैं। तो प्राथमिक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और जन्म नोंद जो है ये इसको पकड़ा जाता है, और अगर ये पुरावे नहीं है आपके पास तो फिर उसके बाद में आपको जो महसूली पुरावे है और या फिर आपको द्वितीय पुरावे के अंदर आपका सर्विस पुस्तक के ऊपर अगर आपकी जात की नोंद है और आप सर्विस में 10 अगस्त 1950 से पहले महाराष्ट्र के अंदर सर्विस पर है, फिर वो ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोई भी संस्था में अगर आप काम कर रहे हो और वो संस्था ने आपको अगर पुरावा दी क्या ये 10 अगस्त 1950 से पहले ये महाराष्ट्र में सर्विस कर रहे थे, वो भी पुरावा हमारा ग्राह्य रखता है। लेकिन जो जन्म की बात आपने बोला है, तो ये आपके जन्म आपका कहीं भी हो सकता है, जन्म आपका कहीं भी हो सकता है। अगर मेरी माँ अगर उत्तर प्रदेश की है और उसके में जाती रहती, वो बहू महाराष्ट्र को वहां जा रही, तो मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है लेकिन मेरे है तो उससे मेरा जन्म भले उत्तर प्रदेश में हो जाए लेकिन हमारी जो दादा पंजोबा 1950 से पहले महाराष्ट्र में रह रहे, इसलिए वो प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो रहा है। तो ये जो अधिकारी वर्ग जो है ये हमें पता है कि आपका जन्म, हेलो, तो अधिकारी वर्ग जो हमें जो गुमराह करने की जो कोशिश कर रहा है, क्या आपका जन्म भी महाराष्ट्र में होना चाहिए, ये बात गलत है।
ये चीज गलत है। इसमें एक उदाहरण गढ़ा है दोस्तों, जिसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने 9 सितंबर 2004 को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला है, गवर्नमेंट सर्कुलर निकाला है, सामाजिक न्याय विभाग से निकला है। जो अब हमारी स्टार्टिंग में बेसिक जो डिस्कशन हुआ है कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग मतलब मैं नाम ही बता देता सीधा आपको, आनंद चंद्रशेखर पोळ बोलकर अनुसूचित जाति की व्यक्ति थी, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और उनको उनके कुछ जो वो देने के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो वो जो वो है हाई कोर्ट में, उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटीशन दाखिल करी थी, और मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल करी थी 1998 के अंदर, और उनको मुंबई हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ये आप महाराष्ट्र राज्य की जो स्थापना है ये 1 मई 1960 को हुई है ना, 1 मई 1960 को हुई है, तो इनका जो रहिवासी पुरावा है, वास्तव्य का पुरावा है, ये आप 1950 का मांग नहीं सकते। आपकी स्थापना अगर 1960 की हुई है तो आप 1960 का 60 का पुरावा मांग सकते हैं, 60 के बाद का पुरावा मांग सकते हो। तो इसके ऊपर उनके पास उस वक्त 1954 का पुरावा था, 50 का पुरावा नहीं था, तो 54 का पुरावा ग्राह्य पकड़कर उनको उसके बेनिफिट दिए गए थे। इसका भी जीआर निकला है गवर्नमेंट से, उसका जीआर का जो डेट है वो 9 सितंबर 2004 है। उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। क्या महाराष्ट्र राज्याची अनुसूचित जातीची यादी ही केंद्र शासनाने घटनेच्या अनुच्छेद 341 नुसार त्यांना असलेल्या अधिकारानुसार राष्ट्रपतींचे आदेश 10 ऑगस्ट 1950 रोजी प्रसिद्ध केलेली आहे। त्यावेळी मुंबई प्रांत अस्तित्वात होता। आता कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र राज्याचा समावेश आहे। त्यानंतर मुंबई राज्याची दिनांक 1 मे 1960 रोजी पुनर्रचना करून महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात अशी 3 स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली, आणि या पुनर्रचनेनंतर जो भाग महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांना जोडला गेला आहे त्या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र व फायदे मिलतात। मैं स्टार्टिंग में आपको ये बात में बताया क्या, महाराष्ट्र में जो भाग आ गया है और मुंबई प्रांत में जो रह रहे थे उनको जाति का दाखला महाराष्ट्र सरकार देगी। इस प्रकरण के अंदर मुंबई उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक 2636/1998 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार 1960 पूर्वीपासून त्या व्यक्तीचा स्थायी निवास महाराष्ट्रात आहे हे पाहण्यात यावे। 1950 पूर्वीची अट त्यांना लागू राहणार नाही, कारण ते अविभाजित मुंबई प्रांताचे निवासी होते। ऐसा इसमें स्पष्ट दिया है। मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा। हाँ, हिंदी में ये जो इशू है ये हमारे केस से पूरी तरीके से मैच नहीं करता, लेकिन ये जो आदेश है, ये आदेश हाईकोर्ट ने ऐसे दिए हैं क्या, जब महाराष्ट्र राज्य की निर्मित हुई 1 मई 1960 को, तो आप पुरावा 1950 का क्यों मांग रहे हो? इनसे पुरावा आप 1960 का ही मांगो, ऐसा इसमें हाईकोर्ट निर्देश दे रही है। इतना ही पार्ट हमारे काम। अच्छा। महाराष्ट्र में भी जब ये सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की मैडम सरकार आपका आई, चेहरा बिल्कुल, मैडम आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आपको वहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना कि आप दिख रहे या नहीं दिख रहे हो? हाँ, मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ नहीं, आप इसमें दिख नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको मोबाइल पे देख रहे हैं, तो आप शायद लैपटॉप पर होने की वजह से आपको दिख रहा होगा। तो आप चेहरा थोड़ा नीचे करिए या फिर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करिए। हाँ ऐसा दूर, हाँ ऐसा दूर, हाँ ऐसा दूर बैठिए आप। नहीं आप पीछे सरक के बैठिए, पीछे सरक, नहीं पीछे सरकिए, पीछे नहीं नहीं पीछे सरकिए, और स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करिए। आवाज नहीं आएगी। आएगी आएगी आवाज आएगी, कोई दिक्कत नहीं। चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा आपका वीडियो में के अंदर। अब आया? ओके, नहीं आ रहा है मैम, पूरा हाफ चेहरा आ रहा है आपका, चश्मे के पास से ही नीचे दिख रहा है आपका चेहरा। ठीक है, नहीं ना, स्क्रीन ऊपर करिए ना, आप पीछे लौटिए, स्क्रीन को पीछे लौटिए, स्क्रीन पीछे लौटिए आप। बराबर। लैपटॉप की नहीं ना, पीछे लौटिए, स्क्रीन लोड, मतलब उसको स्लिप करिए पीछे, एडजस्ट करो आप। हाँ ठीक है, पीछे सरक के बैठिए बस। हाँ हाँ ऐसे ही बैठिए, अभी आगे मत झुकिए। जैसे ही पूरी घटनाएं तो घटनाक्रम तो हमने देखा, बहुत लोगों ने लड़ाई भी लड़ी, क्या ये शब्द भी हटा देना चाहिए करके। और इसमें मैं बता दूं आपको, 2002 में
कुछ हमारी सामाजिक संगठनाओं ने महाराष्ट्र के अंदर ये एक तकरार की कि भाई ये भंगी शब्द हटा दिया जाए और इसके बदले में वाल्मीकि या तो रूखी शब्द रखा जाए। और इसको लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन मांगी गई, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मार्गदर्शन मांगा गया केंद्र सरकार को, और फिर केंद्र सरकार ने उस बात को ध्यान रखते हुए 11 मई 2000 को एक गाइडलाइन, एक मार्गदर्शन के ऊपर एक परिपत्रक महाराष्ट्र सरकार को भेजा और महाराष्ट्र सरकार ने 9 नवंबर 2000 को एक सर्कुलर यहां निकाला और उसमें लिखा क्या भंगी एवजी, मतलब भंगी के एवजी, उसके एवज में रुखी या तो वाल्मीकि शब्द का उल्लेख किया जाए। अब ये शब्द का उल्लेख किया जाए कहने के बाद में, ये सर्कुलर निकलने के बाद में फिर हमारे मुंबई के एक मुंबई प्रदेश हरिजन भंगी युवक सेवा समाज, इन्होंने 28/2/2002 को महाराष्ट्र सरकार को फिर से एक रिक्वेस्ट दी कि नहीं, यही शब्द से हमें जाति का दाखला दिया जाए। फिर वापस से उन्होंने वो गाइडलाइन केंद्र को भेजी, केंद्र से वापस से आई और फिर 16 अप्रैल 2003 को सामाजिक न्याय महाराष्ट्र सरकार के तरफ से, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक वापस से परिपत्रक निकला, एक गाइडलाइन निकला और उसमें साफ तरीके से उन्होंने दिया कि इन लोगों को जो भी नाम से, उसमें भंगी है, रूखी है, वाल्मीकि, जो नाम से दाखला चाहिए रहेगा, जो अधिकृत डॉक्यूमेंट्स उनके पास में जो नाम से होंगे वही नाम से, ये तीनों में से कोई नाम से उनको जाति का दाखला दिया जाए, वैलिडिटी भी दी जाए। लेकिन इनके जो अधिकार है, जो सफाई काम ये करते आ रहे हैं, इनके जो भी अधिकार है वो बाधित नहीं होंगे क्योंकि संविधान में ये शब्द लिखा गया है। अब मैं आपको सबको ये एक चीज बात बता दूं, क्या ये शब्द का प्रयोग शासकीय तौर पे नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने खुलासा किया है कि सरकारी तौर के ऊपर ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां पे संवैधानिक और हमें अपने हकों के अधिकारों के लिए लड़ना है तो हमें ये शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। आपको ये लड़ाई की हमने कब से शुरुआत की थी वो बताना चाह रही हूँ कि 2012-13 से हमने भी इस लड़ाई में सहभाग लिया और 16/2/16 को महाराष्ट्र सरकार की अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के एक लेटर हेड के ऊपर महाराष्ट्र सरकार में हमने एक अधिकृत बैठक मांगी। इस बैठक में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जो थे उनके जरिए इस बैठक में महाराष्ट्र के सभी जिलों से, तालुके से लोगों को हमने बुलाया, सभी प्रतिनिधित्व उनके सामने ये बात रखने के लिए वो बैठक के अंदर बुलाया गया। वो बैठक हुई, उसमें बहुत सारे चीजों को लेकर उहापोह हुआ। नियर अबाउट 2-2.5 घंटा चली ये बैठक में सबसे पहला हमारा विषय यही था कि जात प्रमाण पत्र सुलभता से हमको मिलता नहीं है और अगर मिल भी जाता है तो वैलिडिटी के लिए हमें वेरिफिकेशन के लिए इसमें प्रॉब्लम्स आता है। अब ये 16/2/16 को जो बैठक होती है इसके तुरंत बाद 26-24/2/2016 को, जिसमें ये बैठक का अधिकृत मिनट्स भी निकला हुआ है और इसमें ये प्रथम विषय को हमने जिस तरीके से वहां रखा उसमें बहुत सारे प्रावधान, क्या करना चाहिए, वेरिफिकेशन के टाइम पर क्या सुलभता होना चाहिए, ये सब चीजें वहां पर सबके सामने डिस्कस हुई। सामाजिक न्याय मंत्री जो भी तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री 2016 में थे और समाज कल्याण आयुक्त पूरे महाराष्ट्र के, इनके सामने ये चर्चा हुई। उसके बाद फिर ये चर्चा होने के बाद में एक तुरंत ही 2 महीने के बाद 1 अप्रैल 2016 को महाराष्ट्र सरकार एक सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से निर्णय लिया जाता है कि जात प्रमाण पत्र और जात पड़तालनी ये करने की, ये कार्य पद्धति सुलभ करने के लिए कुछ योजना 2/16 को एक मीटिंग हम लोग अधिकृत रीत्या मीटिंग महाराष्ट्र में पहली मीटिंग ये होती है स्वतंत्रता के बाद में मेरे समाज के समस्या रखने के लिए, और तुरंत 2 महीने के बाद में एक समिति गठित होती है, क्या ये विषय को कैसा सॉल्व किया जाएगा इसके लिए सूचनाएं मांगी जाएगी। इसी दरमियान उसी अप्रैल महीने में 28/4/2017 को हमने कल्याण में वाल्मीकि मेहतर रुखी सुदर्शन समाज का एक अधिवेशन बुलाया
कल्याण पश्चिम के सुभाष मैदान में। और इसमें अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संगठन के लेटर हेड के ऊपर और इनके अध्यक्षता में जो हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं नागेश जी कंडारे, इनकी अध्यक्षता में ये हमारा कार्यक्रम हमने आयोजित किया। में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की पूरी टीम, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ये आते हैं। उनके सामने फिर से हम सब रखते समय ये विषय रखते हैं, हमारे जात प्रमाण पत्र और समय माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री है, उनका संदेशा आता है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं सामाजिक न्याय मंत्री जी को आप बताइए। और उस हिसाब से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और मीटिंगा उसमें बैठका होने लगी। उस पे हमने बिल्कुल काक दृष्टि रखी, बिल्कुल दिमाग और हमारा दिल दिमाग से चेतन होकर वो उस समय कौन कौन वहां पर कमिटियों में है, वो उस गठन की हुई कमिटी में है, ये बात को ध्यान रखते हुए जब हमें कुछ समझ में आया कि नहीं ये तो हमारे फेवर में बात नहीं आ रही है शायद, इसलिए फिर से हमने 15 मई 2017 को इस समिति में हमारे समाज का एक शिक्षित सदस्य होना चाहिए, इसलिए वापस से अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की तरफ से निवेदन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जी को। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका एक शिक्षित सदस्य ये इसके ऊपर ले लेते हैं। ये चीज को और भी बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी संगठनाएं फॉलो कर रही थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें पत्र व्यवहार किया है। ये सभी लोगों ने बिल्कुल ये समझ लिया कि आई हुई सरकार जो है ये रिस्पॉन्स दे रही है। उस समय का दौर में मराठा मोर्चा भी बहुत सारे निकले थे और हमारी भी उम्मीद जागी थी कि जब इनको रिस्पांस दे रही है तो हमें भी रिस्पांस मिलेगा ये सरकार में, और वो हुआ। एक समिति ये गठित हुई, इसमें माजी आमदार जो अनुसूचित जाति के आमदार थे, माननीय रिटायर्ड जज थूल साहब थे, बहुत सारे लोगों को इसमें लिया गया, लेकिन हमारे समाज का कोई एक सदस्य नहीं था। उसकी हमने मांग रखी और वो मांग रखने के बाद में कोई 2-4 मीटिंगें हुई होंगी, लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद भी हमने इसका मैडम मैं आपको रोकना पाठ पुरावा चाहूंगा। फॉलो मैडम छोड़ा नहीं। हाँ आप थोड़ा हाँ पीछे सरक के बैठिए, आपका कुछ भी बताइए आपको कंडारी जी। मोबाइल पे जो लोग देख रहे हैं आपको देखने, आप पीछे सरक के बैठिए, आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है मैडम। अभी ठीक, हाँ ऐसा पीछे सर, हाँ बस अभी नहीं और पीछे, आप पीछे सरकिए, पीछे ऐसा पीछे जाइए, हाँ बस ऐसा ही रहिए, हाँ ऐसा रहिए, आगे मत आइए, आप ठीक। आगे आ रहे तो हाँ ओके 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 ओके। तो फिर भी जी बोलिए। सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी हमारा पाठ पुरावा शुरू रहा और इसमें फिर पाठ पुरावा करते समय एक चीज हमारे ध्यान में आई, क्या ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये केंद्र सरकार सॉल्व करेंगी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जाए तो बेटर है। इसीलिए हमने उस समय भी कैबिनेट मिनिस्टर जो सोशल वेलफेयर है उनके जरिए भी, केंद्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर है गहलोत जी, उनके तरफ भी पाठ पुरावा को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए जो पाठ पुरावा किया और उन्होंने वो आरक्षण का लाभ की तरतूद करवा के ली, और इसीलिए हम लोगों को भी वो उम्मीद जागी कि कहीं ना कहीं हमारा भी ये विषय सुलभता से, सहजता से ये सरकार सॉल्व करेगी। और फिर 24/11/2019 को हमने फिर से अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा और अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संगठना, इसके अंतर्गत हमारे यहाँ के जो सांसद है, जो खासदार कपिल मोरेश्वर पाटिल साहेब, इनकी तरफ वो डॉक्यूमेंट्री वापस से नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, इनके नाम से हमने फिर उनके पास में वो डॉक्यूमेंट्स फिर से सौंपे और ये कहा कि यहाँ समिति गठित हुई थी, लेकिन ये केंद्र का मामला है तो डायरेक्टली सांसद की तरफ से भी हम लोग जा सकेंगे। और उसके बाद में 17 जनवरी 2020 को मैं खुद दिल्ली में जाकर ये पूरी प्रक्रिया किस टाइप में होना है,
स्टैंडिंग कमेटी, देश की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये मुद्दा रखकर किस टाइप में ये मूवमेंट होंगी और ये प्रक्रिया किस तरीके से संसद में चर्चा होंगी और राष्ट्रपति जी के थ्रू ये हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये मैंने जान कर लिया खुद वहां पर दिल्ली में जाकर। अब मैं आप सब लोगों को एक आह्वान करना चाह रही हूँ, क्या महाराष्ट्र के अंदर आज की तारीख में जो 48 खासदार 48 एमपीज जो चुन कर आए हुए हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के फेस के ऊपर चुन के आए हुए हैं। ये सरकार जो केंद्र में आई हुई है, ये माननीय नरेंद्र मोदी लोगों ने चुन कर दिया। महाराष्ट्र में 48 एमपी जो चुनकर आए हुए हैं। मैं हमारे महाराष्ट्र के सभी सामाजिक और राजकीय कार्यकर्ताओं को एक आह्वान करना चाह रही हूँ, आपके क्षेत्र के अंदर जो भी खासदार सांसद जो चुन के आए हुए हैं, 48 खासदार जो चुनकर आए हुए हैं, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के हो, भले ही वो शिवसेना के हो, संसद के अंदर रखने के लिए उनको विनती कीजिए। सबसे सुलभ टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो यही रहेगा कि केंद्र से ये प्रॉब्लम सॉल्व होना है। आज जो सत्ता में लोग तिघाड़ी में बैठे हैं महाराष्ट्र में, उनके साथ में जो राजकीय पॉलिटिक्स में जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता काम इसका प्रावधान आप उसके ऊपर जो भी सूचनाएं आई है वही लोगों को माननीय थूल साहब पिछले जो मिनिस्टर रहे हैं तत्कालीन, उनको सबको लेकर साथ में इस गठन समिति की सूचनाओं को मंजूर करके केंद्र में भेजा जाए। इस तरीके से दबाव जो ये तिघाड़ी सरकार में जो काम कर रहे हैं हमारे समाज के पॉलिटिशियंस, उन्होंने करना चाहिए। और जो ये सरकार में नहीं है, जैसे मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रही हूँ आज, तो मैंने और मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने अपने सरकार ये काम करने वाली सरकार है। जिस तरीके से जम्मू के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह साहब ने गुलामगिरी से मुक्त किया, उन्हें आरक्षण का लाभ देने का मार्ग, लाभ मिले उनको, वो मार्ग वो रास्ता खोला है। महाराष्ट्र के लिए भी वो जरूर काम करेंगे। उन तक के हमने पहुंचना जरूरी है, सही रास्ते से पहुंचना जरूरी है। मुझे लगता बहुत आसान और सरल तरीका है। आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर उनकी मानसिकता बनती है और वो गठित समिति के जो भी प्रावधान किए हुए हैं, उसमें जो भी निर्णय हुए हैं, वो अगर भेजते हैं या तो नहीं भी भेजते हैं, तो ये दूसरा भी मार्ग, ये दोनों मार्ग से हम चलते हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो वाल्मीकि मुखी मेहतर सुदर्शन समाज भी अभी जुड़ने को जा रहा है जल्दी ही। मेरी कल परसों बात हुई थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुदर्शन समाज के, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सुदर्शन समाज भी है। अभी पिछली बार उनको सत्ता में भी सहभाग दिया गया था और उन्होंने वो प्रावधान करने की कोशिश भी उनकी शुरू है। उन्हें भी हम सबने मिलकर सहकार्य करना चाहिए, क्योंकि मेला ढोने की प्रथा में स्वच्छता का काम उन्होंने भी किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो ये हमारी आज अस्तित्व की लड़ाई है, और ये लड़ाई तुरंत जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारतीय सरकार आई हुई है देश में, वो सॉल्व करे। राजकीय आरक्षण हम लोगों को, हमारा प्रतिनिधित्व सत्ता में हमें सहभागी मिले, पूरा 11.5 करोड़ देश के वाल्मीकि लोगों का प्रतिनिधित्व सत्ता में जाए और हमारे और भी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करे, यही इच्छा मेरी है। और संगठन ने संघर्ष किया है, इस और उनके साथ में एडवोकेट कबीर बिवाल पूना से, इन्होंने कुछ प्रावधान करवाए थे पार्टी में,
मतलब महाराष्ट्र की जो बाबा साहेब आंबेडकर संशोधन संस्था उसमें ये था क्या, हम लोग जो समिति गठित होती है, वैलिडिटी करने के लिए जो समिति गठित होती है, वो समिति गठित करते उस समय हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर हमारे पास में रहिवासी पूर्व का रहिवासी दाखला अगर नहीं है, तो हमने क्या किस तरीके से प्रावधान उसमें करना चाहिए और उस बात को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। नागेश जी, कंडारे जी, मेरे आपको ये सब बातें बहुत अच्छी तरीके से आप बता पाएंगे, तो कृपया इसमें रामूजी पवार जी ने और एडवोकेट कबीर बीवाल जी ने जो बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं, जो सुलभता लाने की कोशिश की है, वो थोड़ा अपने दर्शकों को और सभी भाई बहनों को समझाइए। जरूर। धन्यवाद मैडम, आपने वापस से मुझे लाइव में जोड़ा इसलिए। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाति के दाखिले की जो समस्या है, अभी यहाँ पर हमारी एक आरती बहन है, उन्होंने भी एक इसमें किया है कि 1950 का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया 1950 की अट ये क्यों लगाई गई है। तो वो अट जो है वो केंद्र सरकार ने लगाई है, क्या महाराष्ट्र के अंदर जो भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेना है, उसको 10 अगस्त 1950 में वो महाराष्ट्र का रहवासी है, उसकी मान्य दिनांक को उसका रहवासी का पुरावा देना पड़ेगा। ये करा। अगर इसमें सुधारणा करनी है हमें, जैसा कि अभी मैडम ने बताया, एक पॉलिटिकल बात उन्होंने बताई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो महाराष्ट्र की सरकार थी, उन्होंने ये महाराष्ट्र के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की और मेहतर समाज की जितनी भी संगठनाएं, समाज की संस्था है, उन्होंने पिछले अनेक वर्षों से जो पाठपुरावा किया और जो आंदोलन करे, अलग अलग निदर्शनें करी, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है, अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संगठन का भी योगदान है, अनेक संगठनों का इसमें योगदान है। तो उसमें महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि जाति के दाखला और वैलिडिटी के लिए जो समस्या आती है, उसके लिए एक समिति बनाई जाए। मतलब समस्या क्या आती है, समस्या पता करने के बाद ही उसके ऊपर हल निकाला जाता है दोस्तों। तो ये सरकार ने पहल तो करी, आज 70 साल बाद वो सरकार ने पहल तो करी क्या, महाराष्ट्र के वाल्मीकियों की समस्या छुड़ाने के लिए, अनुसूचित जाति के 12 नंबर के मेहतर वाल्मीकि मखियार सुदर्शन समाज की समस्या छुड़ाने के लिए एक समिति तो बनाई उन्होंने। तो वो समिति के द्वारा ये आगे होने वाला था, लेकिन अभी मैडम ने बताया सत्ता परिवर्तन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सत्ता परिवर्तन भी हुआ तो भी महाराष्ट्र के वाल्मीकि समाज के लिए, वाल्मीकि मेहतर रुखी मेघवाल जो समाज है हमारा, इसके लिए हमारे जो सफाई कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष थे श्री रामूजी पवार, इनका भी योगदान बहुत बड़ा है इसके अंदर। और इनके योगदान के तहत ही, बिल्कुल इनके योगदान के तहत ही उन्होंने जाति के दाखिले की समस्या को लेकर जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था है, बार्टी, जो पुणे के अंदर है, जो जाति के नियत, जाति से संबंधित जितने भी कार्य है वो देखने का काम उनका है। और उसके ऊपर डायरेक्टर, महासंचालक जो है उस टाइम, जो राजेश डाबरे बोलकर उसके महासंचालक थे, इनके साथ में हमारे अध्यक्ष ने मीटिंग ली थी। 6 जुलाई 2017 को मीटिंग हुई थी पुणे के अंदर। और ओके, आवाज, कंडारे जी आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो हेलो। ओके, तो मुझे लगता है क्या डिस्कनेक्ट हो गया है, बहुत सारा यहाँ बरसात भी हो रही है और टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। मैं बता दूं आपको कि हमारे आयोग के ऊपर अध्यक्ष रहे रामूजी पवार साहब, और एडवोकेट उन्होंने कुछ सुलभता लाने के लिए कुछ प्रावधान किए हुए थे। क्या जिला निहाय कमेटियां भी इसमें बनी, क्या जिला निहाय भी हम लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र और उसका वैलिडिटी दी जाएगी।
और इसमें इन्होंने एक लिखा था, टेम्पररी है एक्चुअली थोड़ा सा। हाँ, मेरे ख्याल से कंडारे जी वापस से अगर जुड़ते हैं तो वो बेटर बताएंगे हमको, है ना। कंडारे जी फर्स्ट में इसमें, हम्म, हाँ हाँ, इसमें जो डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसमें जो प्रावधान किया गया था क्या, वेरिफिकेशन के अंदर गृह खाते के तरफ से चौकसी करने का, वो जरा आप थोड़ा हाँ तो एक्सप्लेन कीजिए। ये जो मीटिंग हुई थी रामोजी पवार जी की अध्यक्षता में, उसमें निर्णय हाँ, ऐसा हुआ था की महाराष्ट्र राज्यातील वाल्मिकी मेहतर समाजाच्या जातीचे दाखले व जात पडताळणी दाखले मिळण्यासाठी उमेदवारांकडे 50 वर्षापूर्वीचा रहिवासी पुरावा नसल्यास उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे स्वशपथपत्र घेऊन गृह चौकशीद्वारे सहानुभूतीपूर्वक विचार करून जाती पडताळणीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. उमेदवाराला जाती प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष ठेवावा आणि या समाजाच्या उमेदवारांना जात पडताळणी ये सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो वाल्मीकि समाज के मेहतर समाज के जो जाति के दाखिले का समस्या है 1950 का पुरावा नहीं होगा, अगर उनके पास नहीं होगा तो उनके पास जो जो उपलब्ध पुरावे, जो अभी समझो उसने जाति का दाखला उसके पिताजी का दिया होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया होगा, लेकिन 1950 का पुरावा नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर पत्र लेने का है, मतलब खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन लेना है स्टैम्प पेपर पर, लेने के बाद गृह चौकसी पूर्ण करने की। गृह चौकसी क्या होती है? गृह चौकसी क्या होती है? आपने जो 100 शपथ पत्र दिया है, क्या मैं इसी जाति का हूं, मैं ये मेरा पेशा ये है और मुझे सहूलत लेने के लिए जाति का दाखला दिया जाए, ऐसा 100 शपथ पत्र देना पड़ता है हमें। तो ये 100 शपथ पत्र और आपने जो भी पुरावे दिए होंगे वो पुरावे लेकर आपके घर पर पुलिस आएगी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, वो आप जहां रह रहे हैं वो रहने के बाद में आपके आजू बाजू के लोगों के आपका पंचनामा करेगी, जानकारी लेगी, आप कौन से कास्ट से हो, आपके देवी देवता कौन से है, आपका पेशा कौन सा है, ये सब जानकारी लेकर वो गृह चौकसी पूरी करेंगी और वो रिपोर्ट देने के बाद में वो जो संबंधित जो जात पड़तालनी अधिकारी है, जात प्रमाण पत्र अधिकारी है, वो आपको जाति का दाखला या जात वैधता प्रमाण पत्र इशू करेगा। ऐसे ये आदेश ये बार्टी की तरफ से रामोजी पवार इन्होंने जो मीटिंग ली थी 2000, इसकी अंमलबजावनी अगर कहीं नहीं हो रही है तो ये मेरे पास भी है, मैडम के पास भी ये पुरावा है, आप हमसे मांगिए और आपके जाति दाखला और जाति पड़तालने के लिए इसके लिए ये मदद करेगा। ठीक है, धन्यवाद कंडारे जी के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और राजकीय कार्यकर्ता, इन्हें मैं फिर से एक बार आह्वान करूंगी क्या जाति का दाखला और प्रमाण पत्र उसका वैलिडिटी मिलने के लिए जो सुलभ और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो टेक्निकली रास्ता है, वो रास्ते पे चलने के लिए आप अपने अपने क्षेत्र के सांसद को एक निवेदन दीजिए, डॉक्यूमेंट्री दीजिए। महाराष्ट्र के अंदर एक कमेटी बनी है, गठित हुई है इसको सुलभता लाने के लिए, या हमें मिलने के लिए, ये कार्य पद्धति के ऊपर सुलभता लाने के लिए कुछ सूचनाएं मांगी है। जो कमेटी बनी हुई थी उसका जो भी अहवाल रहेगा उस पर ध्यान करते हुए वो केंद्र को भेजने के लिए जो पॉलिटिशियंस है अभी फिलहाल ये तीनों तिघाड़ी सरकार में बैठे हुए अपने समाज के, उन्होंने उन पे दबाव लाना चाहिए, बात करना चाहिए जाकर। ये 2 तरीके हमारे पास में आज की तारीख में है। मुझे लगता है आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। कंडारे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरी जानकारी मुझे दी जी। आप लाइव खत्म करने से पहले एक जो चीज है जाति के दाखले से रिलेटेड ही महाराष्ट्र सरकार ने 24 नवंबर 2017 को एक अधिसूचना पाई है। ये जो अधिसूचना है इसके बारे में हमारे समाज के जो जिन लोगों के पास में ऑलरेडी जाति वैधता प्रमाण पत्र है, सपोज मेरे पास जाति वैधता प्रमाण पत्र है और मेरे बच्चे का जाति का प्रमाण पत्र या फिर जात वैधता प्रमाण पत्र बनाते वक्त वो अगर और डिमांड करते हैं कि आपको 1950 के पहले का पुरावा लाना है, अगर लाना है तो वो पुरावा हमें नहीं मिलता है और वापस से हमें फिर वही 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल पहले की जो कबर है वो खोदना पड़ती है, हमें डॉक्यूमेंट मिलते नहीं है और हमारा कास्ट वैलिडिटी होने के बावजूद भी हमारे बच्चों को कास्ट वैलिडिटी नहीं मिलता।
तो ऐसे वक्त में अगर आपके अच्छा। ब्लड रिलेशन में, खून रक्त नाते के अंदर किसी का भी पिताजी के साथ आपका जाति वैधता प्रमाण पत्र हुआ होगा तो 1950 के पहले के पुरावे देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये अधिसूचना कब का है जीआर ये से ऊपर भंडारी जी, अधिसूचना है कब का है ये? 24 नवंबर 2017 को, 24 24 नवंबर नवंबर 2017 का है। 2017 में। ये बहुत अच्छा काम 2017 हुआ का है है। महाराष्ट्र सरकार में, बहुत अच्छा काम हुआ है ये विश्नार महाराष्ट्र साहब सरकार आए हैं में। लाइव पर। विश्नार साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर विश्नार साहब भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो ये नमस्कार, राम राम, राम राम। महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में जो निकाला है, इसी के आधार पर भी जाति के दाखला और जात वैधता प्रमाण पत्र अगर आपके परिवार में है तो ज्यादा इतर पुरावे मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो शुरुआत में किसी ने सवाल पूछा था कि मेरा पिताजी का वैलिडिटी होने के बावजूद भी मेरे भाई के वैलिडिटी के लिए 1950 का पुरावा मांग रहे हैं, तो उन्हें ये जो अधिसूचना है, ये अधिसूचना दिखाई अधिकारी को और इसके आधार पर वो कर सकते हैं। यह सवाल पूछा है दिलीप पंडित जी ने। बंगी मेहतर वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी, इनके पास जो भी कागजात है, जैसे लिविंग सर्टिफिकेट पर जाति का उल्लेख होता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, सफाई कर्मचारी, इनके सर्विस बुक लिखी जाती है, इसी आधार पर जात प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। बिल्कुल दिलीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्विस बुक, ये प्राथमिक और दुय्यम पुरावे, दोनों पुरावे आपके ग्राह्य पकड़े जाते हैं। आपका ग्राम पंचायत का भी जो गांव नमूना रहता है वो भी पुरावे ग्राह्य पकड़े जाते हैं। ये जो पुरावे है आपके पास में, महसूली पुरावे या फिर आपके सर्विस से रिलेटेड पुरावे, ये पुरावे ग्राह्य पकड़े जाते हैं। लेकिन ये अधिकारियों की मानसिकता पैसा खाने की मानसिकता है। कुछ हमारे लीडर्स ने, कुछ अनुसूचित जाति के और भी इतर जाति के लीडर्स होंगे जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जो नकली जो लोग रहते हैं वो पैसा देते बनाने के लिए, तो जो नकली लोग हैं, जो डुप्लीकेट लोग हैं, उन्होंने हम वंचित रहना पड़ रहा है। लेकिन अभी बार्टी के आदेश आ गए हैं 2017 से, ये आदेश लीजिए और गुरुकोशी पूर्ण करके जो अनुसूचित जाति का, जो जाति का दाखिले का जो सोसाइटी एक्ट में या ट्रस्ट एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर है तो उस संस्था के दाखले ने दिया हुआ जाति का दाखला भी गृह चौकशी में ग्राह्य पकड़ा जाता है। नहीं है, इसके वजह से कुछ लोगों के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसको भी आप जान लीजिए। और ये सभी बातों के अगर आपको उनसे संपर्क करिए। मतलब ये आपको देखो, बाबा साहब ने बोल के ही गया, शिका संगठित और संघर्ष करा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम संगठित नहीं है और पढ़ने के लिए हमको जाति के दाखिले की आवश्यकता है, हमें अगर पोस्ट पे आना है तो। इसलिए संघर्ष तो कम से कम 3 में से एक चीज करना पड़ेगी। तो अभी संघर्ष का अगर अधिकारियों से, प्रशासन से संघर्ष करना पड़ता है। सरकार ने तो नियम निकाल दिए दोस्तों, लेकिन उसकी अमलबजावनी नहीं हो रही है, इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैडम ने जो कही कि हमारे 1950 का जो पुरावे का अर्थ है, ये महाराष्ट्र सरकार नहीं हटा सकती, ये केंद्र सरकार ही हटा सकती है। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ हमारे सांसद एमपी इन्हीं के मार्फत पुरावा करना है और किया है, और वो जल्द ही उसमें यश मिलेगा, ऐसी मैं आप सबको ग्वाही देता हूं। और मैडम को भी बोलूंगा कि आपका जितना भी पार्टी के अंदर वजन है उसको जल्दी से जल्दी उसका इस्तेमाल करिए अपने समाज के लिए। और ये जाति के दाखिले की जो समस्या है, ये केंद्र की सरकार से, केंद्र के भारत सरकार की तरफ से ये समस्या आप जल्द से जल्द हल करिए और अपने समाज को न्याय दिलाइए। थैंक यू, आपने मुझे जोड़ा, मुझे जानकारी देने का यह मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंडारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रशासकीय सभी जो भाषा में बात करना चाहिए, जो भी आपने इन चीजों को नजदीक से देखा, जो उसमें पुरावा करने के लिए डॉक्यूमेंट में ये सुलभता लाई है हमारे कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी के लिए पिछले 2-3 जनर, उन्हें भी मैं बहुत बहुत सैल्यूट मुख्यमंत्री को और देश में आई हुई माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह साहब हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें आरक्षण का लाभ मिलाकर देंगे, सत्ता में सहभाग मिलेगा, हम उच्च पदों पे भी
कहते हैं सत्ताएं आती है जाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स वहीं बैठे हुए रहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स में आज हमारे कितने आए थे, इस बात को आप सबने जरूर सोचना, और हमें किन लोगों ने कब कैसे क्या मदद की ये भी जरूर सोचना। मैं महाराष्ट्र के पूरे और देश के मेरे सभी समाज के सामाजिक राजकीय कार्य के सभी नागरिकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने डॉक्टर रेखा गोपाल सिंह बहनवाल नाम का एक पेज बनाया है, कृपया आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए। कुछ समस्याएं हैं तो मुझे बताइए, मैं कुछ सॉल्व कर सकूं, मैं कुछ किसी का कोई काम कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर से एक बार आप सब लोगों को जय हिंद।